हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गृह विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर आज इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस वायरल पेपर का हल बताऊंगा जो बहुत ही ट्रेंड में है और ऐसा आशा किया जाता है कि ये पेपर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा सेट 1 है, इसका कोड है 328 जेपी गृह विज्ञान। सभी छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। सारे क्वेश्चन का हल मैं इस वीडियो में करा दिया हूँ, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोट दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं इसको अपना प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद निर्देश में दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न 1 से लेकर 4 बहुविकल्पीय हैं और प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 10 अति लघुत्तरीय हैं, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। राइट। प्रश्नोत्तर संख्या 11 से 15 लघुत्तरीय हैं, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 दीर्घोत्तरीय हैं, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों में लिखना है। चलिए अगला, सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित। चलिए देखते हैं इसका पहला जो हमारा क्वेश्चन है। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला का कार्य जो है ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है। पहला है इसका ऑप्शन मानवीय अथवा अमूर्त साधन, दूसरा है अमानवीय तथा अथवा भौतिक साधन, और तीसरा है पहला और दूसरा यानी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। आई पहला और दूसरा दोनों ये सही। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना है। पहला समय का, दूसरा श्रम का, तीसरा धन का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गा जो हमारा है, निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा है डॉक्टर और तीसरा इंजीनियर और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पोषण का निर्धारण होता है। पोषण का निर्धारण होता है। पहला ऑप्शन है आय का स्रोत, दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार और तीसरा है श्रम के अनुसार और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है अंगा जो है, प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें है अचार, दूसरा मुरब्बा, तीसरा पापड़ और चौथा इनमें से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 2 का जो पूछ रहा है वो कह रहा, भारत सरकार ने वर्ष ... में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया था। यानी भारत सरकार ने किस सन में जो है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसमें पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा है 1956 और तीसरा है 1955 और चौथा है 1954। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन, 1956 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1951, सेकंड ऑप्शन है 1955
और थर्ड ऑप्शन है 1953 और लास्ट ऑप्शन है इसका 1957। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ बाबू 1995 होना था, क्योंकि 1995 में ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे 95 कर लेना, राइट, 1995 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है गा है, जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका बाल्यावस्था, ऑप्शन सेकंड है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन थर्ड है प्रारंभिक बाल्यावस्था और ऑप्शन लास्ट इसका है शैशवावस्था, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज की मूल इकाई होती है, समाज की मूल इकाई होती है। पहला घर, दूसरा समाज, तीसरा परिवार और चौथा समुदाय। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समुदाय, समुदाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार सम्मिलित है। वस्त्र धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार सम्मिलित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ट्रम्बल टायर, ट्रम्बल टायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो है, तीसरा का जो है, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यानी होटल और रेस्टोरेंट में जो है सबसे अधिक महत्व किसका दिया जाता है उसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन पूछ रहा है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सेकंड है सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा और तीसरा है विसंक्रमण एवं सज्जा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फैशन फैड्स का अर्थ है, फैशन फैड्स का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट इसका अस्थायी फैशन, ऑप्शन सेकंड इसका चलित फैशन, ऑप्शन थर्ड इसका चिरकालिक फैशन, ऑप्शन लास्ट इसका है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी फैशन, अस्थायी फैशन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आगमन, सेकंड है मनोरंजन और थर्ड है कमरे का आधिपत्य और चौथा है प्रस्थान। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन मनोरंजन, मनोरंजन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है सुरक्षा का, सेकंड है जानकारी का और थर्ड है चुनाव लड़ने का और लास्ट है चयन करने का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चुनाव लड़ने का, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है FPO का पूरा रूप है, यानी FPO का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, सेकंड है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, थर्ड है फ्रूट प्रिवेंशन ऑर्डर और लास्ट इसका इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है चौथा का है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स विलियम, सेकंड है आर्थर पेज और थर्ड है निकोलस डायुक और लास्ट ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन आर्थर पेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जनसंपर्क के प्रकार हैं, जनसंपर्क के प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रचार करना, सेकंड है संबंध बनाना और थर्ड है जनसंपर्क नीति बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इनमें से सभी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संचार माध्यम है, संचार माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो, सेकंड है समाचार पत्र और थर्ड है टीवी और लास्ट इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
संचार से लाभ है, संचार से लाभ है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण विकास, सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा और थर्ड है विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार और लास्ट इसका है इनमें से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए? गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कर्तव्यों का ज्ञान, सेकंड है कार्य कुशलता, सेकंड है परिश्रमी और थर्ड इसका लास्ट है इनमें से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन परिश्रमी। चलिए अब आ गया आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का पूछ रहा है पोषण को प्रभावित कीजिए, पोषण को प्रभावित कीजिए। चलिए देखते हैं पोषण, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम। इसका उत्तर है पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव विज्ञान शरीर के लिए आवश्यक तत्वों को प्राप्त करता है जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होते हैं। यह आहार के माध्यम से शरीर को ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये हो गया आपका पोषण की परिभाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है पूछ रहा आहार कितने प्रकार के होते हैं? आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो आहार भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित आहार और एक होता है असंतुलित आहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौनापन क्या है? बौनापन क्या है? इसका देखिए बौनापन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की लंबाई या शारीरिक विकास सामान्य रूप से बहुत कम होता है, जो उम्र के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यह सामान्य हार्मोनल असंतुलन, पोषण की कमी या जेनेटिक कारणों से हो सकता है। ये हो गया आपका बौनापन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैकल्पिक देखरेख क्या होती है? वैकल्पिक देखरेख क्या होती है? तो इसका उत्तर है वैकल्पिक देखरेख एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक पारिवारिक देखभाल के अलावा बच्चों की देखभाल के लिए विभिन्न संस्थागत एवं सामुदायिक देखभाल विकल्पों का सहारा लिया जाता है। इसमें शिशु देखभाल केंद्र, अनाथालय या अन्य सामुदायिक सहायता कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। ये हो गया वैकल्पिक देखरेख क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं? मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं? इस मॉन्टेसरी स्कूल, इसका उत्तर हो जाएगा मॉन्टेसरी स्कूल एक शैक्षिक पद्धति है जिसमें बच्चों को उनकी व्यक्तिगत गति से सीखने का अवसर दिया जाता है। इस पद्धति में बच्चों को स्वनिर्देशित गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये हो गया 7वां। अब देखते हैं 7वां का खा जो हमारा है प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं? प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेक्षण गृह एक ऐसा स्थान है जहां बच्चों या व्यक्तियों की व्यवहार, मानसिक विकास और शारीरिक अवस्था का निरीक्षण किया जाता है ताकि उन्हें विकास की सही दिशा को पहचाना जा सके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 8 का देखते हैं। शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शिशु देखभाल केंद्र ऐसे संस्थान होते हैं जहां छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। ये केंद्र बच्चों के पारिवारिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था का क्या अर्थ है? शैशवावस्था का क्या अर्थ है? शैशवावस्था वह प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक की उम्र में होता है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण होते
हैं। ये हो गया आपका शैशव अवस्था क्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 9 का है अतिथि चक्र क्या है, इसके चरणों के नाम लिखिए। अतिथि चक्र एक प्रक्रिया है जो किसी अतिथि के स्वागत और देखभाल को संदर्भित करती है। इसके चरण निम्नलिखित हैं, जैसे स्वागत, भोजन की पेशकश, विश्राम का प्रबंध, विदाई। ये हो गया अतिथि चक्र के चरणों के नाम और अतिथि चक्र क्या होता है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति या सेवा का उपभोग करता है जिसे खरीदने या प्राप्त करने के लिए उसे कोई मूल्य देना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। चलिए देखते हैं इसमें, उसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। सेकंड है इसका, यह उपभोक्ताओं को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जिससे वह सही उत्पाद या सेवा का चयन कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर संख्या 10 के का उत्तर। चलिए अगला देखते हैं। खामी देखते हैं क्या कह रहा है। विकास संचार को स्पष्ट रूप से समझाइए। विकास संचार को स्पष्ट रूप से समझाइए। विकास संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संचार के माध्यम से समाज के विकास के लिए जरूरी जानकारी और विचार साझा किए जाते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों को बढ़ावा देना होता है। आपका ये हो गया। अब आ गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 11 है कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं। कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं। कार्य के भैया निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा, पैसे कमाना और परिवार का पालन पोषण करना, विकास, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल का विकास, संतुष्टि, कार्य में रुचि और संतुष्टि प्राप्त करना, समाज सेवा, समाज के लिए कुछ योगदान देना। ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा है नौकरी और जीवन वृत्त में 4 अंतर लिखिए। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है नौकरी एक कार्य है जबकि जीवन वृत्त किसी भी व्यक्तिगत जानकारी और पेशेवर उपलब्धियों का दस्तावेज है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन नौकरी नियमित रूप से काम करने का एक रूप है जबकि जीवन वृत्त नौकरी के लिए आवेदन करने का माध्यम है। नौकरी एक अस्थायी या अस्थायी पेशेवर संबंधी होती है जबकि जीवन वृत्त व्यक्ति के शैक्षिक और पेशेवर इतिहास का सारांश है। नौकरी में कार्य करने का उद्देश्य होता है जबकि जीवन वृत्ति में व्यक्ति पूरी पेशेवर यात्रा को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन 13 जो हमारा है, बच्चे, युवा और वृद्धजन क्यों अधिक संवेदनशील होते हैं। उत्तर है बच्चे, युवा और वृद्धजन अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि शरीर और मानसिक विकास इन आयु समूहों में शारीरिक और मानसिक विकास जारी रहता है जिससे वे किसी भी बाहरी प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जोखिम इन आयु वर्गों में लोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा अधिक होता है। सामाजिक और मानसिक दबाव, युवा और वृद्धजन सामाजिक दबावों से प्रभावित होते हैं जैसे शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। चलिए अगला देखते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा, वृद्धजन और बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है जिससे वे बाहरी संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 14 है। प्रश्नोत्तर संख्या 14 प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा विकासात्मक तेजी। इस अवधि में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। भाषा विकास, बच्चे इस समय के दौरान भाषा और संवाद कौशल में सुधार करते हैं। सामाजिकता, बच्चे सामाजिक संदर्भों को समझते हैं और सामाजिक कौशल विकसित करते हैं। संवेदनशीलता, वे भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं और अपने परिवार और वातावरण से बहुत प्रभावित होते हैं। ये हो गया। अब आ गया आपका प्रश्नोत्तर संख्या 15। प्रश्नोत्तर संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। होटल के पात्र
यानी होटल के पत्र कार्यालय का क्या महत्व है। होटल के पत्र कार्यालय का महत्व निम्नलिखित है। पहला है संचार, यह होटल और बाहरी दुनिया के बीच संवाद का मुख्य माध्यम होता है। दूसरा हेडिंग है प्रशासनिक कार्य, होटल के पत्र कार्यालय में बुकिंग, दस्तावेज और कागजी कार्यों का प्रबंधन किया जाता है। तीसरा उसका हेडिंग हमारा है सुरक्षा, यह ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखता है और संबंधित पत्राचार को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करता है। चौथा है सुविधाएं, चौथा हेडिंग है सुविधाएं, यह ग्राहकों को आवश्यक सेवाओं जैसे पोस्ट, पैकेज डिलीवरी और अन्य दस्तावेज प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। ये हो गया आपका 15 का क्वेश्चन और आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या आ गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है 16 जो है प्रश्नोत्तर संख्या 16 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये पूछ रहा फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। चलिए देखते हैं। फैशन का विकास सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। इसकी प्रमुख रूपरेखा इस प्रकार है। चलिए देखते हैं इसका किस प्रकार से है। पहला प्रारंभिक काल, पुराने समय में फैशन अधिकतर राजशाही और उच्च वर्गों से संबंधित था, जिसमें पहनावा, आभूषण और अन्य सजावटी चीजें शामिल थीं। मध्यकालीन फैशन, यूरोपीय समाज में गहरे रंगों और परिधान के पैटर्नों का विकास हुआ। आधुनिक काल, 18वीं और 19वीं सदी में फैशन ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, जिसमें रंग, डिजाइन और शैली में विविधता आई। चौथा हेडिंग है 20वीं सदी का फैशन। इस दौर में फैशन में क्रांतिकारी बदलाव आए, जैसे लिबरेशन मूवमेंट्स के प्रभाव में फैशन के नए आयामों का विकास हुआ। 5वां हेडिंग है वर्तमान फैशन। आजकल फैशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित, जिससे व्यक्तित्व स्वतंत्रता और विविधता को अधिक महत्व दिया जाता है। चलिए तो आपका जो होता है ना, ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होता है ये अथवा में करके पूछता है। 2 प्रश्न दिया होता है, 1 प्रश्न करना होता है, राइट। चलिए अथवा में देखिए, अथवा का भी मैंने आंसर दे दिया क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही जाए। तो एक नहीं पूछेगा दूसरा तो पूछेगा 100%। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों को विस्तार से समझाइए। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। फैशन चक्र के मुख्य स्तर निम्नलिखित हैं। पहला स्तर जिसका प्रारंभिक अवस्था अर्थात इंट्रोडक्शन, इसका जो है इस स्तर पर नया फैशन या डिजाइन बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। इसे अक्सर डिजाइनरों और प्रमुख ब्रांडों द्वारा शुरू किया जाता है। दूसरा है वृद्धि यानी वृद्धि अर्थात ग्रोथ। यह चरण फैशन के विस्तार का होता है, जहां नया फैशन लोकप्रियता हासिल करता है और इसे अधिक लोग अपनाते हैं। उसके बाद तीसरा हेडिंग हमारा है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। इस समय फैशन अपने शिखर पर होता है और इसका अधिकतम स्वीकार्यता प्राप्त होती है। चौथा पतन एंड डिक्लाइन, फैशन पुराना हो जाता है और उसकी मांग में गिरावट आती है। 5वां समाप्ति यानी ऑब्सोलेसेंस, फैशन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और नया फैशन उसकी जगह ले लेती है। ये हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या जो हमारा है, भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है भारत में पोषण से संबंधित प्रमुख समस्याएं हैं। पहला हेडिंग हमारा कुपोषण है। सही पोषण की कमी के कारण बच्चों और महिलाओं में कुपोषण का संकट बढ़ जाता है। दूसरा हेडिंग जो हमारा है एनीमिया, आयरन की कमी के कारण भारत में एनीमिया की समस्या बहुत आम है। तीसरा हेडिंग हमारा वजन बढ़ना, अस्वस्थकर आहार और जीवन शैली के कारण मोटापा और वजन के बढ़ने की समस्या बढ़ रही है। अगला जो हमारा है हेडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, यानी विभिन्न विटामिन और खनिजों की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए अथवा जिसका क्वेश्चन देखते हैं। अथवा जो इसमें है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व होता है, उसका उत्तर देखिए। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का महत्व निम्नलिखित है। पहला हेडिंग इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ आहार प्राप्त हो।
दूसरा हेडिंग जो हमारा है रोगों से बचाव। गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होता है। तीसरा हेडिंग है विश्वसनीयता। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने से उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ता है। चौथा है आर्थिक लाभ। उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की खपत से व्यापार और कृषि क्षेत्र में वृद्धि होती है। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 18 जो है, चलिए इसको देखते हैं। विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग होने वाले विभिन्न विधियों तथा उनका महत्व लिखिए। उत्तर इसका विकास संचार में उपयोग होने वाली प्रमुख विधियां हैं मीडिया, रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों का उपयोग लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये हम भली बात जानते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा जो है हेडिंग है सामुदायिक संचार। गांव और समुदायों में व्यक्तिगत या सामूहिक वार्तालाप के माध्यम से सूचना साझा की जाती है। तीसरा हेडिंग है सामाजिक मीडिया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग बड़े पैमाने पर सूचना प्रसार के लिए होता है। तीसरा है शैक्षिक कार्यक्रम। विकासात्मक उद्देश्यों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाते हैं। अब इसमें भी अथवा एक क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए अथवा में क्या पूछा, जनसंपर्क के कार्य सिद्धांत क्या है, विस्तार से लिखिए। उत्तर इसका जनसंपर्क के कार्य सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है ईमानदारी। सभी गतिविधियां और सूचनाएं सत्य और पारदर्शी होनी चाहिए। दूसरा है समय पर सूचना देना। सूचना को समय पर ही और सही माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है सकारात्मक संवाद। जनसंपर्क में अच्छे और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। और चौथा पॉइंट है लक्ष्य निर्धारण। प्रत्येक जनसंपर्क कार्य के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। पांचवा है विविधता का सम्मान। जनसंपर्क में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं का सम्मान करना आवश्यक होता है। तो ये आपका हमारा जो है मैंने बता दिया है गृह विज्ञान का जो एक वायरल पेपर था उसका सारा सॉल्यूशन मैंने आज इस वीडियो में बता दिया है बाखूबी, बहुत ही सरल शब्दों में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो और आप लोगों के बीच में लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।